तो सरकार की भी अपनी तिजोरी होती है, और ये तिजोरी 3 प्रकार की होती है। और इन 3 प्रकार की तिजोरियों में पैसा कहां कहां से आता है, यहां से आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होते हैं। सरकार की 3 तिजोरियां क्या हैं, और उन 3 तिजोरियों में पैसे कहां से आते हैं। तो संविधान में जिन 3 तिजोरियों का उल्लेख है, तिजोरी का मतलब फंड, तो ये जो फंड है, पहला है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। दूसरा है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, भारत का लोक लेखा। और तीसरा है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि। तो ये केंद्र स्तर पर अगर ये 3 निधियां हैं, तो उसी तरह राज्यों के स्तर पे भी ये 3 निधियां होती हैं, 3 प्रकार की तिजोरियां होती हैं। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार की पहली तिजोरी है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी तिजोरी है, और इसे हम कहते हैं संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये काफी व्यापक होता है और ये काफी संवेदनशील होता है, इसका महत्व काफी ज्यादा है। इसे अगर हम कुछ लोकप्रिय शब्द में बात करें, तो इसे ही भारत का राजकोष या खजाना के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण खजाना है, इसीलिए भारत का राजकोष इसको कहते हैं। अनुच्छेद 266(1) में इसकी व्यवस्था की गई है, और इस खजाने में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाला जो खजाना है, इसमें कौन कौन से राजस्व रखे जाते हैं? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, सभी प्रकार के टैक्सेस। इसके अलावा सरकार जो ऋणों की वसूली करती है, उससे जो पैसा प्राप्त होता है, वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। इसके अलावा मान लीजिए सरकार ने स्वच्छ भारत सेस से कुछ पैसा इकट्ठा किया, क्लीन एनर्जी सेस से पैसा इकट्ठा किया, तो इस तरह की जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, वो भी इसी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं। सरकार लोन से जो पैसा लाती है, उसको भी इसी तिजोरी में डालते हैं। अगर जापान से कुछ लोन लिया या और भी किसी सोर्सेज से लोन लिया, उसको भी यहीं रखते हैं। इसके अलावा अगर सरकार ने किसी देश को ऋण दिया, कुछ कर्ज दिया, मान लीजिए श्रीलंका का कोई कर्ज दिया, उससे जो ब्याज की रिकवरी होगी, उसे भी CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखते हैं। तो ये तो तिजोरी के धन की बात हुई, लेकिन इस धन के खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी अति आवश्यक है। बिना संसद की मंजूरी के आप इस तिजोरी का पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। और ये मंजूरी, ये कौन तय करता है सरकार के लिए कि ये पैसा किस मद में कितना खर्च होगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए तय करते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा खर्च किया जाएगा, और ये कहाँ, इनका सिलेक्शन कैसे होता है। जो आपकी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में जो विभिन्न प्रकार के पद है ना, IFS, IAS, IRS, IPS, उसमें भी एक पद है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का पद होता है। तो ये वही ऑफिसर होते हैं, और जो आगे चल के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, सीजीए बनते हैं। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना ये है कि सीजीए से सरकार जो भी पैसा निकालती है, वो एक तरह की उधारी होती है सरकार की। यानी कि सरकार को ये पैसा दोबारा उस तिजोरी में लाके डालना पड़ेगा। और संचित निधि से धन निकालने के लिए जिस विधेयक का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। उसे क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल। इसी विधेयक की मदद से, इसी बिल की मदद से हम इस तिजोरी से पैसा निकालते हैं। इस ग्राफ में मैंने कुछ समझाने की कोशिश किया है कि जो फाइनेंस बिल होगा, वो पार्लियामेंट पर परमिशन से जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे, ये CFI में जमा होंगे। मतलब ये टैक्सेस, अप्रोप्रिएशन बिल क्या करता है, ये CFI से पैसा निकालने के लिए होता है। और ये बजट के 3 पार्ट हमने यहाँ दिखाए हैं: फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है, विनियोग विधेयक है, जब तक लागू नहीं हो जाता,
तब तक सरकार भारत की संचित निधि से, यानी कि इस तिजोरी से पैसा निकाल नहीं सकती है। और ये टाइम टेकिंग होता है, ये प्रक्रिया लगभग अप्रैल तक चलती है। तो फिर सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़े तो क्या करती है? इसके लिए लोकसभा ने एक शक्ति दी हुई है सरकार को कि इस तरह की जरूरत के लिए सरकार कुछ पैसे निकाल सकती है। कहां से निकाल सकती है? लेखानुदान से निकाल सकती है, वोट ऑन अकाउंट्स के निकाल के माध्यम से धन निकासी कर सकती है ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। एक क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में आया है, जरा देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की जो मंजूरी है वो कहां से मिलती है? तो ये मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद ही इसकी मंजूरी देती है। इसका उत्तर होगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक और एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी उसी साल परीक्षा में आया हुआ है। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द, ये कह रहे हैं कि टैक्सेस और दूसरे प्राप्तियों से जो पैसे इकट्ठा होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं? तो ये भी मैंने आपको भी बताया, इसको भी रखते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखते हैं। सी, इसका आंसर सी हुआ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप गलत करेंगे तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता है परीक्षा में। आप मतलब इन क्वेश्चंस को सारे बच्चे सही करके आते हैं। एक छोटा सा ग्राफ मैंने दिखाया है कि गवर्नमेंट की मनी कहाँ स्टोर होती है। तो तीन है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कॉन्टिजेंसी फंड। तो ये मनी स्टोर होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि में संचित स्टोर होती है। आर्टिकल 266 में है, इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट, ये भी आर्टिकल 266 में इसकी जानकारी दी गई है। अभी ये बाकी जो दोनों फंड है इसके बारे में डिटेल अभी आपको बता रहा हूं। इसमें पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो कॉन्टिजेंसी फंड है ये आर्टिकल 267 में है और इसमें भी पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं पड़ती है इसके खर्च करने के लिए। अब भारत की दूसरी तिजोरी की बात करते हैं, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये भारत की दूसरी तिजोरी है, भारत का लोक लेखा, और इसका जिक्र किया गया है आपके अनुच्छेद 266(2) में। और केंद्र सरकार और राज्य, ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें इस कोष में किस तरह की धन की राशियों को रखा जाता है? वो धन जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है, याद रखिएगा, और ये सरकार के पास एक धरोहर या जमानत के रूप में होते हैं। तो ये इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? जो भी ईपीएफ आप सुनते हैं ना, कर्मचारी भविष्य निधि के जो फंड होते हैं, ये पब्लिक का फंड होता है, पब्लिक का पैसा होता है, ईपीएफ में जमा होता है ना। जो भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में भी ईपीएफओ की व्यवस्था है, तो वो जो पैसा जमा होता है सरकार का, वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में रखा जाता है, वो इस तिजोरी में रखा जाता है। बहुत वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र लेते हैं, उससे अपना टैक्स बचाते हैं। विभिन्न प्रकार के आप पोस्ट ऑफिस में भी देख सकते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, बैंकों में भी हैं। तो ये बचत पत्र, ये सेविंग सर्टिफिकेट का भी जो पैसा है वो भी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आता है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में नहीं रखा जाता है। याद रखिएगा, वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। न्यायालय जो जुर्माना वसूल करती है, न्यायालय जो जुर्माना वसूल करती है वो भी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में रखा जाता है। और ये पूरी निधि जो होती है कार्यपालिका के अधीन होती है। इसके अलावा और कौन कौन से फंड इसमें रखे जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में? ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से? नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस फंड, एनडीआरएफ का जो फंड है वो इसमें रखा जाता है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड अभी बताया आपको। प्रारंभिक शिक्षा कोष, इसका फंड इसमें रखा जाता है। मनरेगा के सारे फंड इसमें रखे जाते हैं। प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस फंड, ठीक है। ये सारे जो हैं आपकी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में। और इनके खर्च के लिए सरकार को पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है।
ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये अब तो हमने दो तिजोरियों की बात कर लिया, एक तो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब तीसरा है भारत की आकस्मिकता निधि, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये चूंकि इसका नाम जो आप देख रहे हैं कि आकस्मिक, मतलब जो इमरजेंसी की जो जरूरतें हैं, जो आकस्मिक जरूरतें हैं, वो वहां के लिए पैसे ही कहाँ, पैसे को कहां से हम जरूरत को पूरा करेंगे, तो उसके लिए ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। और ये है अनुच्छेद 267(1) में इसकी व्यवस्था की गई है। यह भारत की आकस्मिकता निधि की बात करता है, और 267(2) किसकी बात करता है? राज्यों के लिए आकस्मिकता निधि की व्यवस्था की गई है। तो 267(1) और 2 में क्या अंतर है, इसको समझ लीजिए ना कायदे से। जो कंटिजेंसी फंड होता है, इसको होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो काफ्स है, इसकी जो क्षमता है, 500 करोड़ फिलहाल रखी गई है, और इसमें राष्ट्रपति को पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है इसके खर्च के लिए। ये 3 टेबल हमने बनाए हैं, जिसके जरिए हमने इन तीनों फंड में अंतर दिखाया है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इनकम क्या है, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू। टैक्सेस जो हम सब भरते हैं, आपके पेरेंट्स जो भरते हैं। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू में मान लीजिए आप लाल किला देखने गए और जो आपने फीस दिया, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू हो गया। इसके अलावा जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसका जो फिक्स का 500 है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का जो इनकम है, एक तरह का पब्लिक मनी होता है, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र है, प्रोविडेंट फंड है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में एक्सपेंडिचर जो होते हैं, सभी तरह के एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल होता है। और कॉन्टिजेंसी फंड में, आकस्मिकता निधि में, जो आपकी इमरजेंसी फंड है, जो जरूरतें हैं, जो आकस्मिक जरूरतें हैं, उनको पूरा करते हैं। और पब्लिक अकाउंट इंडिया में जो पब्लिक मनी होता है, वो पब्लिक मनी जो कि कंसोलिडेटेड फंड में जिसका जिक्र नहीं है, वो पब्लिक मनी यहां पे आती है। सीएफआई के लिए पार्लियामेंट का ये अप्रूवल जरूरी होता है। इसमें कॉन्टिजेंसी फंड में खर्च करने के बाद अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, पहले नहीं। और पब्लिक अकाउंट इंडिया में इसकी जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? सीएफआई का जिक्र 266(1) में किया गया है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जिक्र 267(1) में किया गया है। और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का जिक्र 266(2) में किया गया है। ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन तीनों के।